Good morning, students. Today we are going to learn something about computers. The topic is basics of computers. What is computer? First question comes in mind. Computer is an electronic device which makes your work easy. एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके काम को आसान करे, वो क्या है? कंप्यूटर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम लोग जो डिजिटल फॉर्म में होते हैं उनको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। अब ये कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए हम लोगों का कैलकुलेटर है, वो भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेशन करता है, वो आपके एक तरह से प्रिंट नहीं करता। जबकि इसमें क्या है, इसमें फैसिलिटी ये है कि प्रिंट भी कर लेगा, आप इसकी स्टोरेज को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। जबकि आपके पास जो कैलकुलेटर है वो क्या है, वो सिर्फ आपके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा है, बाकी सारी चीज नहीं कर रहा है। जबकि कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा जितनी दुनिया की इंफॉर्मेशन है सब कलेक्टेड है। तो सारी चीज हम लोग जो है आपके एक तरह से उससे हम लोग देख सकते हैं। तो एक हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट हुआ, जैसे कैलकुलेटर या फिर हम मोबाइल फोन इज आल्सो अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की तरह ही वो भी वर्क करता है, वो भी एक तरह से कंप्यूटर का ही एप्लीकेशंस है। जैसे आप कंप्यूटर में डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हैं, वैसे ही जो है आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अगर आपको मोबाइल चलाना आता है, इसके मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है। तो कंप्यूटर में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं कि जो आप न चला पाए या फिर नहीं जान पाए, लेकिन यह है कि ब्रॉडनेस इतनी ज्यादा है कि इसको अगर हम लोग जितना भी सीखें उतना जो है हमारे लिए हेल्पफुल और इजी होता चला जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर है क्या, पहले ये चीज दिमाग में रखें। हम लोग ऐसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में या फिर एक डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये हमारे काम को, इट मेक्स वर्क आवर इजी, हमारे काम को आसान करता है। ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई। अब दिमाग में अगर हम किसी लेमैन को बताएं कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसे मजदूर को जिसने जो है आपने कभी नहीं देखा हो कंप्यूटर की क्या है, उसको कैसे बताएंगे, किस तरह से बताएंगे? तो देखिए, एक सिंपल सी चीज ये है समझने के लिए, वो क्या है, वो आपके एक तरह से अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह आपके घर के एक वफादार नौकर करता है, बस उसी के इक्विवेलेंट है। वफादार नौकर जो है, जो आपके काम करता है, वही सेम काम जो है आपके कंप्यूटर का है। तो इसलिए हम क्या क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक वफादार नौकर है आपका। अब एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे, किस तरह से ऐसा हमने कहा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कंप्यूटर के तीन पार्ट हैं, जैसे एक है इनपुट पार्ट, सेकंड पार्ट इज सीपीयू और थर्ड पार्ट इज आउटपुट। ये आपके तीन पार्ट हैं, ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में। इनपुट क्या है, जब हम किसी भी डेटा को, रॉ डेटा को देते हैं, वो है इनपुट। इसके मतलब कि हमें अगर कोई कैलकुलेशन कराना है, कोई सिंपल चीज पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है जो है आपके कंप्यूटर से, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डाल देते हैं। तो वो क्या हुआ, एक रॉ जो है आपके एक तरह से मटेरियल हुआ जो इसको मिला, कच्चा सामान जिसको हम लोग कहते हैं रॉ। तो ये एक ऐसा रॉ डेटा है जो कि आपके इनपुट के फॉर्म में हम लोगों ने दिया। तो रॉ डेटा हम लोग यहां पर दे रहे हैं। अब बात आती है सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सारा काम, जितना भी वर्क होता है, प्रोसेस जितना होता है, वो आपके इस पार्ट में होता है। इसके अंदर जैसे स्टोरेज यूनिट होती है, इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट है और एक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये आपके पार्ट होते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट। तो अब यहां आप सीपीयू को आप इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह से ये काम करता है, कैसे काम करता है। जैसे आपने रॉ डेटा दिया, ये स्टोरेज यूनिट में जाता है
और स्टोरेज यूनिट से तुरंत ट्रांसफर हो जाता है आपके क्या कंट्रोल यूनिट में और जो है आपके एएलयू में। अब कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट एक तरह से सुपरवाइजर, जब कोई काम करते हैं तो हम लोग उस काम के लिए एक निगरानी करने वाला आदमी होता है जो निगरानी करता है, नहीं पहले ये करना है या ऐसा करना है या ये करना है, तो एक निगरानी वाला आदमी जो है वो आपके काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए घर आप बनवा रहे हैं, उसमें मिस्त्री भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है सीक्वेंस, कि नहीं पहले ये करो उसके बाद ये करना, उसके बाद ये होगा, ये सीक्वेंस उसने डिसाइड किया और जैसा डिसाइड किया आप मिस्त्री वैसा काम कर रहा है। तो सेम वही चीज आपको यहां पर समझ लेना है कि कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट एक तरह से सुपरवाइजर है जो सिर्फ जितने भी प्रोग्राम्स का प्रोसेस हो रहा है उसका सीक्वेंस बनाता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में मान लीजिए 3 पार्ट हुए, तो वो 3 पार्ट को अलग अलग कैलकुलेट करेगा और सीक्वेंस में लगा करके आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट दे देगा। तो जो रिजल्ट हमें निकलता है दैट इज आउटपुट। अब यहां पर वर्क कैसे होता है? तो कंट्रोल यूनिट के पास गया, फॉरवर्ड इसने दिया एएलयू के पास, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट के मतलब ये दो तरह की आपके एक तरह से चीजें होती हैं, एक अरिथमेटिकल यूनिट होती है, एक लॉजिकल। तो अरिथमेटिकल और लॉजिकल का मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिकल वो पार्ट होता है जहां पे कैलकुलेशन वर्क आ जाता है, कुछ जोड़ना है, एडिशन है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, कुछ कैलकुलेटिव पार्ट दे दिया गया, कैलकुलेशन करना है कि इतना सामान जो है इतने रुपए में आया, तो इतना सामान कितने रुपए में आएगा। अब ये सब आपने उसको न्यूमेरिकल दे दिया, तो कौन सा पार्ट करेगा? अरिथमेटिकल। लेकिन जहां पर हम ये कहेंगे कि ये बेटर है या ये बेटर है, अब जो हमने फीड किया है कंप्यूटर में तो वो अपने आप बता देगा। वो कौन बताएगा? लॉजिकल यूनिट, लॉजिक लगाएगा। जैसा देखिए, जैसा वर्ड कह रहा है वैसा ही होगा, तो इसका मतलब ये दोनों चीजों को कर रहा है, आपके अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी कर रहा है और लॉजिक लगा के आपके आंसर को रिजल्ट भी बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट का काम ये हुआ, अब जैसे स्टोरेज यूनिट को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, क्योंकि अलग फॉर्म में, जैसे रोम और रैम आपने पढ़ा होगा। तो स्टोरेज यूनिट जो है ये एक तरह से आपके रोम और रैम के फॉर्म में होता है। अब रोम और रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है और रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। ये क्या है? जब आप कोई भी इनपुट देते हैं तो ये इनपुट देने के बाद जैसे ही आप आउटपुट जो है आपके एक तरह से निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो इस प्रोसेस में जब आपने कैलकुलेशन के लिए कुछ रॉ डेटा दिया तो रॉ डेटा इसने पहले जो है आपके इस यूनिट में रख लिया, रोम और रैम में। अब रोम रैम में क्या है? ये क्या है? ये एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर डेटा जाकर के स्टोर होता है। अब जैसे रोम है, रोम का क्या क्या है? रैम का काम है। रोम जो होता है ये क्या करता है? ये ऐसे जो है मैटर को स्टोर करता है जो फॉरएवर कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब कि कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी हम कर दे तो इसके अंदर वो चीज पड़ी रहेगी स्विच ऑफ करने के बाद। लेकिन जब हम स्विच ऑफ करके फिर से हम ऑन करेंगे तो फिर हमें वही डेटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रोम इसको ऑपरेट कर रहा है, इसने चीजों को मिटाया नहीं। जबकि रैम क्या करता है? जब तक कैलकुलेशन आपके हो रहा है, जब तक प्रोसेस ये कर रहा है, तब तक ये सारे मैटर को लिए रहेगा। इसके पास जितना मैटर गया है, इस मैटर जो होता है ये मैटर फौरन का फौरन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जैसे ही आपके जो है आपके इसको स्विच ऑफ किया वैसे वैसे जो है आपके सारा मैटर चला जाता है, सारे जितना भी आपके इनपुट आया है वो सारा स्टोरेज चला जाता है। तो ये क्या है? आपके रोम एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं कि लगभग जो है आपके परमानेंसी की तरफ जाता है, जबकि ये टेम्पररी की तरफ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रैम और रोम है ये एक तरह से स्टोरेज यूनिट होती है जिससे आप चीजों को स्टोर करते हैं, या किसी चीज को हम लोग जो है आपके एक तरह से स्टोरेज के फॉर्म में रखते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि जो स्टोरेज यूनिट था, अब ये रैम और रोम के मतलब ये नहीं हुआ कि इसने जो आपके इनपुट डाटा आया इसी को स्टोर किया, जो आउटपुट है वो भी स्टोरेज हो जाता है। लेकिन अब यहां पर क्या है? जो आपके मैटर आया
जो स्टोरेज यूनिट आपकी बनी हुई है, ये स्टोरेज यूनिट जैसे कुछ ऐसे होती है कि जैसे हमने अभी कहा कि मैटर गायब हो गया। जब मैटर गायब हो गया हम लोग कहते हैं वोलेटाइल हो गया। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जो चीज उड़ जाती है। जैसे स्पिरिट है, स्पिरिट आप कहीं पर रखे थोड़ी देर बाद उड़ जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि स्पिरिट इज वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या है? जो चीज उड़ती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रे आपने किया, परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम क्या है? वोलेटाइल मैटर, उड़ जाएगा थोड़ी देर बाद। पेट्रोल क्या है? वोलेटाइल मैटर। लेकिन अगर हम कहें ऑयल, मान लीजिए कि आपने मस्टर्ड ऑयल कहा, तो मस्टर्ड ऑयल जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, तो उसको अगर आप कहेंगे तो वो वोलेटाइल नहीं है, उसको आप खुला रखते हैं, उड़ेगा नहीं बहुत ज्यादा, वो उतनी क्वांटिटी में बना रहेगा, तो नॉन वोलेटाइल। इसी तरह से ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के फॉर्म में आपके ये मैटर होते हैं। खैर, इसका बहुत रेंज है, जैसे इसको पढ़ने के लिए रोम और रैम है क्या, कैसे हम लोग जो है आपके रैम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की कैपेसिटी को जब हमें बढ़ाना होता है तो जो आपके एक तरह से स्पेसिफिकेशन है कंप्यूटर के, वो आपके एक तरह से मेमोरी पर बेस करता है, क्योंकि इतना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये सारा काम जो है कंप्यूटर का है। कैसे? अब हमने स्टार्टिंग में आपको कहा कंप्यूटर क्या है? एक वफादार नौकर है। नौकर क्या करता है? बस वही काम करता है जितना मालिक ने कहा है, उससे ना आगे ना उससे पीछे। उसी तरह कंप्यूटर भी है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर सारे काम कर लेगा, कंप्यूटर में जो आप फीडिंग करेंगे उसी फीडिंग के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज निकालेगा। अगर रिजल्ट गलत निकल रहा है तो हो सकता है आपने इनपुट गलत दिया हो, तो इनपुट जैसा देंगे, अगर करेक्ट इनपुट दिया, रिजल्ट या आउटपुट जो है आपके सही निकलेगा, क्योंकि ये प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट पूरे मैटर को प्रोसेस करके जो है बाहर निकाल देता है। अब देखिए कैसे वफादार नौकर कहता है। मालिक ने बुलाया नौकर को, कहा इधर आओ, मालिक नौकर इधर आया। क्या है? इंफॉर्मेशन हमने दिया, हमने उसको एक कमांड दिया, कमांड दिया इधर आओ, वो इधर आया। ये क्या है? ये कमांड, इनपुट चल रहा है। हमने कहा ये पैसा लो, थैला लो, मार्केट जाओ, जा करके सब्जी ले आओ, और जितना पैसा बचेगा, 100 रुपए की नोट दिया, सब्जी ले आओ, सब्जी में आज भिंडी खाने का मन है, भिंडी ले आना। जितना पैसा बचेगा उतने पैसे में जो है जितनी आइसक्रीम आएगी वो ले लेना। अब वफादार नौकर गया, वफादार नौकर जाओ, अब उसको कमांड दे दिया जाओ मार्केट। अब देखिए हमने जो उसको कमांड दिया वो क्या था? वो था इनपुट। अब वो लेकर के गया, उसने कुछ अपने दिमाग से कोई काम नहीं किया। उसको कहा गया मार्केट जाना है, वो मार्केट जा रहा है। उसको कहा गया थैला ले लो, पैसा ले लो, उसने थैला और पैसा ले लिया है, और उसके दिमाग में हमने स्टोरेज यूनिट में ये डाल दिया है, अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, हमने स्टोरेज में डाल दिया है कि तुमको भिंडी लेकर के आना है, बचे हुए पैसे को आइसक्रीम लेकर के आना है। तो अब स्टोरेज यूनिट में ये पड़ा, तो जैसे ही आपने रॉ डेटा दिया तो फौरन स्टोरेज यूनिट में चला गया। स्टोरेज यूनिट में नहीं जाएगा तो फिर मटेरियल कैसे जो है आगे प्रोसेस होगा। अब गया नौकर मार्केट में पहुंच करके उसने भिंडी, क्योंकि उसको अब तुरंत उसको रिकॉल हुआ मालिक ने क्या कहा था, भिंडी मंगाने के लिए, तो इसलिए वो भिंडी जो है ढूंढेगा और भिंडी जाकर के खरीदेगा। तो अब क्या है कि जो मेमोरी है, जो आपके एक तरह से स्टोरेज यूनिट है, वो कमांड दे रहा है कि तुमको करना क्या है। भिंडी उसने ले लिया, तो ये क्या है? ये सिंपल कमांड है, कंट्रोल यूनिट से ही आपके सारी चीजें हो गई। तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन अब भिंडी जो है मान लीजिए 60 रुपए में मिली, 60 रुपीज में, तो आउट ऑफ 100 60 रुपीज इन्वेस्ट हो गया। अब बचा कितना आपके पास? 40 रुपीज। तो अब वो दिमाग में कैलकुलेशन करेगा कि 100 रुपए की नोट हमने दिया, 60 रुपए का सामान 40 रुपया उसने वापस लिया। अब दिमाग में उसकी कैलकुलेशन चल रहा है, ये कौन कर रहा है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। वहां पर आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट चलने लगा। अब 40 रुपए लिया, अब वो आइसक्रीम, अब क्योंकि उसने कमांड किया था, फिर से एक स्टोरेज यूनिट ने उसको फिर से कमांड दिया कि जो बचा हुआ पैसा है, उस बचे हुए पैसे से तुम क्या ले आओ? आइसक्रीम ले आओ। तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? कंट्रोल यूनिट ने सीक्वेंस बांधा। क्या कहा? पहले भिंडी लो, पहले आइसक्रीम नहीं लेना था, बचे हुए पैसे की आइसक्रीम लेना था। तो इसलिए पहले कंट्रोल यूनिट ने क्या कराया? पहले कंट्रोल यूनिट ने भिंडी दिलवाया।
जो बचा हुआ पैसा हुआ, अब ये इसका काम है कंट्रोल यूनिट का सीक्वेंस बांधना कि पहले तुम क्या करोगे, तो पहले भिंडी लेने के बाद जो पैसा बचा अब वो आइसक्रीम दुकान पे गया, आइसक्रीम लेकर के घर चला आता है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये सारी चीजें जो आपने अब जब घर के ले आया इसका मतलब आइसक्रीम भी आ गई और आपका क्या आ गया, आपकी भिंडी भी आ गई। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा ये पूरा प्रोसेस चला। तो भिंडी और आइसक्रीम का घर पहुंचना ये रिजल्ट है, जो कि आउटपुट है। हमें कमांड देना नौकर को, वो क्या था, वो इनपुट था, और उसने उस रॉ मटेरियल, उस रॉ डेटा पर काम किया, मार्केट गया, भिंडी लिया, भिंडी लेने के बाद पैसा वापस लिया, बचे हुए पैसे की आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम लेकर के गया। तो ये पूरा प्रोसेस किसने किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने, सीपीयू जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपकी एक तरह से इस तरह से काम कर रही है। तो अब तो इसका मतलब ये प्रोसेसिंग यूनिट होगी जो कि इस तरह से वर्क करेगी और वर्क करके आपके आउटपुट को देती है। तो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर को डिपेंड करेगा कि जो ऑपरेट करने वाला आदमी है, हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कितना सही डेटा दे रहे हैं। कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता, कोई एरर नहीं होती, एररलेस है, ये इसकी खास बात है, एडवांटेज में आता है। अभी हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, देख लेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अब यहां पर क्या है कि ये आपके एक तरह से प्रोसेस हुआ है। जैसे हमने आपको कहा कि कुछ डेटा बचा रहता है, कभी कभी बीच में कंप्यूटर बंद हो गया, सारी फाइल उड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि लाइट आ रही है, लाइट एकदम से चली गई, जितना हमने काम किया तो सब खत्म, ऑटो सेव नहीं हो पाया, सेव मोड पे नहीं था। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इसमें लगा देते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब कि बीच में बिना रुके पावर सप्लाई मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इस कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक पावर मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि ये यूपीएस से कनेक्टेड रहता है, तो इसको पावर कहां से मिलने लगती है, यूपीएस से। इसका मतलब फौरन कंप्यूटर बंद नहीं होगा। यूपीएस का क्या काम है, यूपीएस का काम ये है कि बैकअप देना। अब ये बैकअप 5 मिनट मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा, मतलब आपकी फाइल 5-10 मिनट तक, 20 मिनट, 15 मिनट तक ओपन रह सकती है। ये इसलिए होता है कि अब लाइट चली गई है, जल्दी से सारे फाइल को सेव कर लीजिए, सेव करके बाहर निकल जाइए। यूपीएस इसलिए लगाया है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो आपने लगाया, उसका सिर्फ मकसद ये था कि आपकी फाइल या आपकी जितनी भी चीजें हैं वो उड़े नहीं, गायब ना हो जाए। जितना हमने वर्क किया है वो वर्क जो है आपके गायब ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से वो यूपीएस के थ्रू जो है हमें इस तरह से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल जाती है। अब देखिए, ये तो कंप्यूटर का पूरा काम है, कंप्यूटर इस तरह से वर्क करता है। अब इसकी यूसेज क्या क्या है इसी कंप्यूटर से, बहुत यूजेस, बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो नॉर्मली जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं, जब खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, तो खरीदने में आप प्रोडक्ट को लेते हैं, तो उसके बाद उस पर देखते हैं एमआरपी कितना पड़ा हुआ है, इतना रुपया पड़ा हुआ है, निकाल के पैसा दे देते हैं। ये क्या है कि लोकल मार्केट के लिए होता है। लेकिन जब हम बड़े मार्केट में काम करते हैं, जब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम काम करते हैं, वही प्रोडक्ट हमारा यहाँ भी काम करेगा, बाहर भी जाएगा, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री में भी जाए, तो हो सकता है यहाँ पे जो है रुपए में हम पैसा ले रहे हैं, हो सकता है यही हमारा प्रोडक्ट अगर कहीं जा रहा है तो हमें डॉलर में पैसा मिलने लगे, कहीं और जा रहा है तो हो सकता है हमें किसी दूसरी यूनिट में पैसा मिलने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है रुपए में ही लें। तो आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने कहा 600 रुपए का कोई सामान है, तो लोकल मार्केट में तो ये है हमारे यहाँ रुपए चलता है इसलिए हमने लिखा हुआ है। लेकिन यही अगर मान लीजिए यूएसए में प्रोडक्ट हम भेज दें,
यूएस में चल रहा है डॉलर। तो और 600 यूनिट में, अब जैसे मान लीजिए $1 की कीमत फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80 रुपए, एक एग्जांपल आपने लिया, ये अभी है, लेकिन 1 घंटे बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या नेक्स्ट डे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हो सकता है कल यही वैल्यू सिर्फ 81 रुपीज हो। मार्केट में हर समय जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं, आप देखते हैं कि सारी जो आपके इंडेक्स होते हैं वो बढ़ते बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए $1 कितने रुपए का है ये पर डे चेंज होता है, इसलिए चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है किसी भी जो है कंट्री की इकोनॉमी पे। तो अब हमने अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा ही लिखा होता, अब हमें तो पता नहीं है, हमने आज ये प्रोडक्ट बना तो हमने 80 रुपए के हिसाब से मान लीजिए 800 रुपए, सॉरी इसको हम 800 रुपए मान लें, और 80 रुपए जो है डॉलर की एक कॉस्ट है, तो हम यहां पे क्या करेंगे $10। तो डॉलर में $10 का बना और रुपए में 800 रुपए का बन गया। लेकिन कल को अगर ये 81 रुपए हो जाएगा तब तो ये कॉस्ट गलत हो गई, तो हम लोग इसको डाल नहीं सकते। मैग्नेटिक जो आपके बारकोड रीडर है वो क्या है, वो ऑटो खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेगा। अब यहां पर क्या है कि आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट जब कोई भी चीज खरीदिए तो आप देखिए, चाहे बुक खरीदिए या फिर कोई भी चीज मार्केट में आप खरीदते हैं, कोई खाने का सामान खरीदिए या कुछ भी खरीदिए, आप देखिए कि इस तरह से स्टाइल्स पड़ी होती हैं ऐसे प्रोडक्ट के पास एक ऐसा। और कभी ये मॉल में जाइए तो आप देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, एक मशीन होती है, उसको जो है लेकर के आता है और वो फौरन डिटेक्ट कर लेता है कि इसकी प्राइस कितनी है, कंप्यूटर पे अपने आप आ जाती है। वो क्या होता है, बारकोड रीडर। तो बारकोड, ये इसको कहते हैं बारकोड। अब ये बारकोड क्या करेगा, आज के हिसाब से जितना रुपया भी डॉलर का होगा, जितना भी स्टर्लिंग का होगा, जितना भी पाउंड का होगा, जितना भी रुपए का होगा, वो सब आपस में एक दूसरे में कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इंडिया के मार्केट में हैं, इसको जैसे बारकोड हमने किया, रुपए में आंसर आ गया कि आपको इतना रुपया पे करना है। हम यूएसए की मार्केट में हैं, बारकोड रीडर हमने लगाया, अब यूएसए की मार्केट में हमें डॉलर पता चल गया, इतना डॉलर में पे करना है। हर टाइम ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो बारकोड रीडर क्या है, एक ऐसा जो है आपके यूनिवर्सल, एक ऐसा जो है आपकी वैल्यू बना दी गई है कि अगर आपने एक वैल्यू बनाया, इसी को ये रुपए में, इसी को डॉलर में, इसी को स्टर्लिंग में, इसी को पाउंड में कन्वर्ट कर लेगा। और जब कन्वर्ट करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो नॉर्मली अब आपने देखा होगा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कोई भी सामान आप लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बारकोड रीडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बारकोड रीडर से फौरन फटाफट आपका बिलिंग हो जाती है, बिल हो जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके बारकोड रीडर, वहीं पर आपने देखा होगा MICR, मैग्नेटिक इंजेक्ट कैरेक्टर रीडर। ये क्या है, ये ऐसा डिवाइस होता है जो पैसे का कैलकुलेशन कराता है। ये बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। बैंकिंग सिस्टम में यूज होने का मतलब क्या हुआ, आपके अकाउंट से इतना पैसा काटना है, इतना रिटर्न करना है, तो ये सारा काम ये इसमें करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं मार्केट, तो मार्केट में जैसे ही आप पहुंचे और आपने सामान लिया, बारकोड रीडर से आपका बिल बना, बिल बनने के बाद आपने क्या किया, आपने जो है अपना कार्ड निकाला, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड निकाला और आपने कहा ये पेमेंट कर दो। तो वो क्या करेगा, एक मशीन में लगाता है, उस मशीन में आप देखिए, उस मशीन में लगाएगा, उसके बाद जो है अपना कोड डाला, फौरन आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो जो मशीन में लगाता है वही है MICR। वो क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए यूज होती है। तो ये सब मशीनें क्या है, ये सब हम लोगों के इर्द गिर्द है। आजकल हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में हमें जानना भी पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों के सामने है, तो पढ़ना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस ये समझ लें कि हाँ कैसे। तो जितना आप एटीएम कार्ड स्वाइप कराते हैं, जो स्वाइप मशीन होती है वही है MICR। तो ये जो आपके एक तरह से बारकोड रीडर और MICR आप देखते हैं नॉर्मली मॉल्स में, शॉप में, जितनी भी जगह आप जाते हैं वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा। OMR क्या है, OMR जो होता है ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब इसका इस्तेमाल कहां पे किया गया? ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल आंख के से लेना देना है। जैसे ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? देखना, जो दिखता है। मार्क, मार्क मतलब निशान। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग, जैसे इसका सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? ओएमआर क्या करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर ये करता है कि निशान लगा है या नहीं लगा, इसको डिटेक्ट करता है, लगा है या नहीं लगा। तो इसीलिए इसको मार्क रीडर कहा जाता है कि मार्क को रीड करता है कि वो निशान लगा है या नहीं लगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जाते हैं बैंकिंग सिस्टम में या फिर ऑनलाइन या कहीं पर भी आपके एग्जाम देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको एक शीट मिलती है, ओएमआर शीट, और उस ओएमआर शीट में आंसर ए बी सी डी के फॉर्म में लिया रहता है। ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। आपसे कहा जाता है पेंसिल ले लीजिए या ब्लैक पेन ले लीजिए और उससे आप आंसर मार्क करते चले जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, इस तरह से ये रहते हैं। ओएमआर शीट इसको कहते हैं। तो ओएमआर कहां पे यूज होता है? एग्जामिनेशंस में। हम लोगों के यहाँ, आप लोगों को जो एग्जाम होता है आप लोग देखते हैं, तो वो सब इसी पे होता है। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो बी को आपने फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, डी को फिल कर दिया। जहां जहां आप मार्क लगाएंगे आंसर पे, वो डिटेक्ट होता जा रहा है, रीड करता जा रहा है। आपने शीट बना लिया। अब क्या है कि अब जितना भी उसको रिजल्ट निकालना है और शीट होगी। अब जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ओएमआर क्या करेगा? आपने शीट भर दिया है, उस शीट को फौरन डिटेक्ट कर लेगा कितने जगह पे आपने सही निशान लगाया है, तो उतनी जगह उतना नंबर आपको दे देगा। जितनी जगह आपने गलत निशान लगाया है, नेगेटिव मार्किंग कर देगा, आपके नंबर काट देगा। ये क्या है? ये ओएमआर होता है। तो ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोगों के एग्जामिनेशन में जो कॉपी भरने को आती है या पॉइंट लगाने को आता है, तो हम लोग उसको ओएमआर कहते हैं। उसी तरह से ओसीआर भी होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसको कहते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है? ये क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स को रीड करता है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है? कैरेक्टर का मतलब ये होता है लिखी हुई चीजें, जो आपके एक तरह से जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो अल्फाबेट्स जो लिखे होते हैं, वर्ड्स जो लिखे होते हैं, सेंटेंस जो लिखा होता है, उसको रीड करता है। किसी बुक को रीड करने में, जैसे मान लीजिए कोई आपको जो है आपके एक तरह से कन्वर्जन करना है, सपोज करिए हिंदी में पूरा मैटर दिया है, उसको चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ओसीआर से उसको जो है आपके एक तरह से उस पूरे कैरेक्टर रीडर को उठा लेंगे। जैसे कहां पे? स्कैनिंग मशीन। जैसे आप देखते कोई चीज स्कैन करते हैं लोग, तो क्या करता है? पूरे पूरे कैरेक्टर को उठा लेता है और छाप देता है, जो भी आपको जिस फॉर्म में लिखना है। तो वो क्या है? वो ओसीआर है, स्कैन करना। तो वहां पर क्या है कि उस तरह की चीजों को उठाया, या हमने कोई डेटा लिया हिंदी में, अब इस हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करना है, तो आपने कन्वर्जन लगाया। कन्वर्जन के लिए दूसरा जो है आपके एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन लगा करके उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, ये एक तरह से कैरेक्टर को पढ़ता है। इसके मतलब कि जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को पढ़ता है। तो ये जितने भी आपके ओसीआर है या कैरेक्टर रीडर होता है, वो आपके एक तरह से इससे देखे जाते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपके वर्क करते हैं, जो आपके हम लोग यूज करते हैं जिसको। फिर देखिए आते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट डिवाइसेस में जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कीबोर्ड सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं, तो कीबोर्ड हो जाएगा जो यूज होता है। उसके अलावा माउस भी है। माउस भी एक तरह से क्लिकिंग में काम आता है, या फिर जो है आपके एक तरह से सिलेक्शन के लिए काम आता है, जैसे आप देखते हैं, तो उसको भी हम लोग इनपुट डिवाइस ही बोलेंगे, जो कि आपके दिया जा रहा है। उसी तरह से कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले क्या आता है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जैसे टेलीविजन में लोग देखते हैं, जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है वही मॉनिटर, जहां पे हम मॉनिटर करें। मॉनिटर का मतलब
जहां पे हम लोग देखें, जज करें, रिजल्ट देखें। तो रिजल्ट जिस स्क्रीन पे देखा जाता है दैट इज मॉनिटर। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहां पे। तो मॉनिटर क्या है? एक डिस्प्ले यूनिट जहां पर हम लोग इन चीजों को डिस्प्ले करते हैं, तो ये मॉनिटर कहलाता है। तो वो क्या हो सकता है? आप जैसे देखते हैं कि जो स्क्रीन पर जिसको देख करके आपने यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पर आता चला जा रहा है, वहां पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, इसमें मतलब देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जहां पे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वो आपके क्या है? वो एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं सामने आउटपुट के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ रहा है, तो मॉनिटर वो होता है। और मॉनिटर कैसे काम करता है? जैसे टेलीविजन काम करता है। टेलीविजन कैसे काम करता है? सीआरटी। सीआरटी क्या है? अभी आप फिजिक्स में जो है क्लासेस में आगे चल करके पढ़ेंगे, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे कैथोड रे ट्यूब आगे चल करके आप पढ़ते हैं, तो कैथोड जैसे एनोड और कैथोड आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से कैथोड होता है, वहां से रेज निकलती हैं और वो रेज निकल करके इल्यूमिनेट करती हैं चीजों को, और जिस वजह से आपकी स्क्रीन ग्लो करने लगता है। तो पहले क्या हुआ करता था? अक्सर जैसे जब पहले बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो हम लोग की स्क्रीन खुलने में बहुत टाइम लगता था। जैसे वाली आपने टीवी टेलीविजन को ऑन किया तो सारी स्क्रीन को आने में टाइम लगता है। आज भी आप देखें तो एंड्रॉइड जितने भी आपके एक तरह से टेलीविजन आ रहे हैं उनको ओपन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सारे कलर्स और सारी चीजों को इकट्ठा होना, सब चीज की मर्जिंग करना, सब जगह पे पहुंचना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितनी भी चीजें, तो कैथोड रे क्या करता है? फौरन जैसे कि आपने टीवी चलाया, फौरन स्क्रीन पर चीजें आ गई या वो ग्लो करने लगा। तो ये कैथोड रे ट्यूब का काम होता है। तो कैथोड रे ट्यूब ही टेलीविजन चला रहा है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन होती है, जितने भी डिस्प्ले यूनिट है वो सब इसी से चल रहे हैं। तो कैथोड रे ट्यूब जो है आपके इसमें होते हैं। या फिर आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं? जैसे किसी मॉनिटर पर जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोई फिल्म हम देख रहे हैं, अब इसी फिल्म को जैसे हम मॉनिटर पर देख रहे हैं, मॉनिटर छोटा लग रहा है, ढेर सारे लोग हैं, अब ढेर सारे लोग के लिए मॉनिटर बहुत छोटा लग रहा है। हमने क्या किया? इसी में एक एक्सटेंशन लगा दिया, और एक एक्सटेंशन लगा करके हमने क्या किया कि किसी को हमने एलसीडी प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्टर का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट करना, मतलब जो स्क्रीन पर फिल्म आ रही थी उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, हमने फेंक दिया कहां? एक बड़े स्क्रीन पर। तो एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसे आप कभी अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करें तो कभी कभी आप देखते हैं कि दबता है एंड्रॉइड का, जैसे आप देखें, तो ये क्या होता है? ये एलसीडीज जो होती हैं उसी तरह से शीशे की नहीं आती, एलसीडी क्रिस्टल्स होते हैं। कभी आप स्क्रीन को धीरे से दबाइए तो आप देखेंगे उसके अंदर जो है एक लिक्विड टाइप की चीज होती है जो अंदर दबती है, फिर वापस आ जाती है, फिर दबती है, फिर वापस आ जाती है। तो एलसीडीज का ये काम है। और एलसीडी जो लिक्विड जो है क्रिस्टल्स होते हैं, यही डिस्प्ले जो है आपके मेगापिक्सेल्स इसका बहुत ज्यादा होता है, तो जिस वजह से एकदम क्लियर इमेज आती है। तो एलसीडी आपके टेलीविजन में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉनिटर भी एलसीडी के फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह से आपके एलसीडीज का प्रोजेक्टर भी होते हैं, तो प्रोजेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें बड़े स्क्रीन पर हम लोग जो है आपके वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में क्या है, हम लोगों के यहाँ जैसे आपको वो दिखाया जाता है, फिल्म में दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके कलाम्स डे हुआ था, तो कलाम्स डे पे हमने एक फिल्म देखा, तो वो फिल्म कैसे दिखाई गई थी? प्रोजेक्टर में बड़ी करके स्क्रीन पर जो है प्रोजेक्ट करके दिखाई गई। या फिर जैसे जैसे हम लोग अपने स्कूल में राइम्स पढ़ते हैं, बच्चे जो आपके एक तरह से प्ले ग्रुप के और नर्सरी के होते हैं, वो नीचे क्या है आपके नीचे देखिए एलसीडीज लगी हुई है, तो वहां पर क्या है प्रोजेक्टर लगा हुआ है। उस प्रोजेक्टर से सारी चीजें स्क्रीन पर आ जाती है, बड़ी सी स्क्रीन आ गई, बच्चे अपना राइम्स उसमें देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से आउटपुट डिवाइस में ये सारी चीजें आ रही है। उसके अलावा प्रिंटर्स भी आते हैं। अब इसी को सिर्फ आपको देखना नहीं है बल्कि कॉपी में लेना है, क्योंकि कॉपी में आप इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारे जहन से ना निकले, इसलिए आप कॉपी में लेना चाहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, आप उसको प्रिंटर पे डाल देते हैं, तो ये प्रिंटर से आता है। तो प्रिंटर जो है आपके प्रिंट करता है मैटर को, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए जो आप यूज करते हैं वो प्रिंटर होता है। और ये प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक इंपैक्ट होता है और एक नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब जैसे अक्सर आपने देखा होगा
टाइपराइटर से टाइप करना। तो टाइपराइटर अगर जिसने से देखा होगा, जब टाइपराइटर से हम लोग टाइप करते हैं तो टाइपराइटर में एक लंबी सी लोहे की छड़ होती है, वो जाके खटाखट 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 मारती है। तो जब वो मारती है तो वहां पे इंप्रेशन बनता है। जैसे आपने एस को दबाया तो एक लंबी सी रॉड जाएगी, जाके खट से उस पे मारेगी पेपर पे, एस बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इंपैक्ट देना। इंपैक्ट देना मतलब पेपर को टच करना, पेपर पर जोर मारना। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमें एक कैरेक्टर टाइप करना है, हमने एक कैरेक्टर को प्रेस किया, ए जाकर के इंपैक्ट में पड़ गया। तो ये क्या है, इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं जो डायरेक्ट पेपर पर टच करता है, जो आपके एक तरह से कैरेक्टर्स। तो ऐसे जो प्रिंटर्स होते हैं वो आपके इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। पहले ऐसे ही बना करते थे, जिसका एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स वाले जितने भी प्रिंटर्स होते हैं वो सब इंपैक्ट होते हैं। तो जैसे आपके एक तरह से टाइपराइटर की मशीन जो है आपके वर्क करती है, सेम उसी तरह से आपके वर्क करते हैं ये प्रिंटर्स। लेकिन कोई चीज इंपैक्ट ना डाले, नॉन इंपैक्ट क्या हो जाएंगे, पेपर को कोई चीज ना छुए, डायरेक्ट इंक जाए और जो है अपने आप कैरेक्टर बन जाए। इस तरह के प्रिंटर्स नॉन इंपैक्ट होते हैं, जिसमें जैसे इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट क्या होता है, जेट पैदा होता है, इंक अपने आप आती है, स्प्रे के फॉर्म में आएगी, कैरेक्टर बन जाएगा अपने आप। लेजर प्रिंटर, ये सब मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन में यही सब सारी चीजें आती है जो कि आपके इस तरह के अब आने लगे। तो नॉन इंपैक्ट में क्या आने लगा, तो जैसे लेजर प्रिंटर, लेजर की हेल्प से जो है आपकी सारी प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये सब जो है आपके इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या है, अब हमें आउटपुट रिजल्ट मिल गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यही आउटपुट रिजल्ट जो है आपके, ये रिजल्ट है एक्चुअल में ग्राफ के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट ग्राफ में बन जाए और ग्राफ जो है हमारा बाहर की तरफ प्रिंट के रूप में निकल जाए। तो प्लॉटर्स क्या होते हैं, तो प्लॉटर्स क्या होते हैं, आपका जो रिजल्ट आया इसको ग्राफ पे प्लॉट किया गया, ग्राफ बनाया गया और ग्राफ की प्रिंट आउट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं एक ऐसे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो ग्राफिकल चीजों को निकालने के लिए होते हैं। जो आपके ग्राफ्स बनते हैं वो प्लॉटर्स से बनते हैं, वो बहुत प्लॉट हो जाता है। जैसे आप बार चार्ट, पाई चार्ट ये सब देखते हैं, आपने मैटर लिया, मैटर्स को प्लॉटर से लगाया, फौरन अपने आप प्लॉटर से प्लॉट हो गया, यहाँ कैसे जो है आपकी ये सारी चीजें लगेगी, और उसके बाद जो है कैसे जो है ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाया और वो ग्राफ जो है आपके बाहर की तरफ निकल आता है। तो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम रिजल्ट को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा, प्लॉटर्स का, जो प्लॉट करते हैं ग्राफ को। प्लॉट करना मतलब बनाना, तो ये प्लॉट करते हैं, प्लॉटर्स होते हैं जो कि आपके ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इसलिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर का ढेर सारा यूज है। अब अगर हम ये बात करें कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या है, कंप्यूटर में जैसे आप देखते हैं डे बाय डे हम लोगों की जनरेशन चेंज होती चली गई कंप्यूटर में, और हम लोग क्या करते जा रहे हैं कि कंप्यूटर्स बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं, बहुत छोटे साइजेस में कंप्यूटर होते चले जा रहे हैं और बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिकेशंस होता है। जब हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग ये थोड़ी कहते हैं कंप्यूटर कितने का दे रहे हो, ये आलू बैगन तो है नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें अपना ये देखना पड़ता है कि हमारा वर्क क्या है, किस लेवल का लेना है। तो हमें वो पूछता है, जो दुकानदार होगा, जो शॉपकीपर होगा, आपसे पूछेगा कि किस स्पेसिफिकेशन का लेना है। स्पेसिफिकेशन के मतलब आपको कितना स्टोरेज चाहिए, आपको कितनी स्पीड चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, ये सारी चीजें। क्योंकि कंप्यूटर एक्यूरेट भी होता है, 100% एक्यूरेट होता है। हमने जैसे आपको बताया, इनपुट डेटा जैसे आप देंगे उसी तरह से आउटपुट डेटा भी इसी तरह से निकलता है। तो एक्यूरेसी भी रहती है, परफेक्टनेस रहती है, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। टाइम बहुत कम लगता है रिजल्ट जो है आपके प्रोड्यूस होने में, 100% एक्यूरेसी के साथ प्रोड्यूस करता है रिजल्ट, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज नहीं है, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा वफादार नौकर है जो अपने मन से कोई काम नहीं करेगा, मालिक जो कहेगा बस उतना ही काम करेगा, उसको दिमाग अपना नहीं लगाना है।
तो कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं होता। ब्रेन क्या है? कंप्यूटर के ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने ढेर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। तो स्टोरेज यूनिट में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, उसी स्टोरेज यूनिट से हेल्प लेकर के ये सारा काम करता है और आपको आउटपुट में रिजल्ट दे देता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन होती है, वो सब उसी में स्टोर्ड रहती है, तो स्टोरेज यूनिट में। तो वही चीज यहां पर है कि यहां पर क्या है कि कंप्यूटर के पास जितना आपके पास डेटा है, दुनिया के जितने डेटा है सब पड़े हैं उसके अंदर, स्टोरेज यूनिट बहुत है, उसके अंदर डाल दिए गए और उसी जो हम लोग ने फीड किया डेटा, उसी डेटा के आधार पर ये प्रोसेस करता है, अपने मन से नहीं करेगा। इस जैसे कंप्यूटर की इसीलिए कहा जाता है कोई फीलिंग नहीं है, कोई आईक्यू नहीं होता। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा तो आपसे आपने रीजनिंग कर और फौरन बता दिया। तो यहां पर क्या है, आप सोच विचार सकते हैं, आप सोच कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो एनालिसिस करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडेड डेटा। जितना आपने फीड किया है डेटा, उसके बेसिस पर वो एनालिसिस करता है, अपना दिमाग नहीं लगा, उसका कोई ब्रेन नहीं है। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है आपके सीपीयू है, क्योंकि यही सारा काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग माइंड से अपना सारा काम करते हैं। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखें तो कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं है, कोई जो है आपके इमोशंस नहीं है, किसी तरह का जो है फीलिंग इमोशंस वाला वो काम नहीं कर सकता है। ये सब आपके डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शायद मैनुअली जल्दी हो जाए, लेकिन कंप्यूटर पे अगर आप कराएंगे तो हो सकता है कि हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़े, प्रोग्रामिंग करना पड़े। एक डिसएडवांटेज ये है कि सॉफ्टवेयर जब हम लोग डेवलप करते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता है किसी प्रोग्रामिंग को करने में, तो प्रोग्रामिंग को टाइम टेकिंग है, ये डिसएडवांटेज है कंप्यूटर की। जब आपने सिस्टम बना लिया, जब आपने प्रोग्रामिंग कर लिया, उसके बाद तो सारी चीजें आसान हो गई, लेकिन उस प्रोग्रामिंग को करने में, उस एप्लीकेशन को बनाने में आपके बहुत ज्यादा समय लगता है। तो टाइम जो है आपके इसमें लगता है, ये भी आप कंसीडर करेंगे इसमें। तो ये एक तरह से कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग के इर्द गिर्द है। हम मार्केट जाएंगे और बारकोड रीडर और एमआईसीआर फॉर्म सामने आ जाए, एग्जाम देने जाएंगे ओएमआर आ जाता है, पढ़ाई लिखाई में और लोग प्रोफेसर्स या उसमें जाते हैं ओसीआर का इस्तेमाल करने लगते हैं, या स्कैनर्स का जो स्कैन करते हैं मैटर स्कैनिंग जो जितनी होती है वो उसी तरह से आप जो है देते हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो आपके एक तरह से यूजफुल हैं, या फिर कंप्यूटर के हेल्प से हमने सारी चीजें लग दी। तो ये हम लोगों का लेक्चर हो जाता है। इस लेक्चर को आप ईयरफोन और हेडफोन लगा करके आप पढ़िएगा, बार बार इस लेक्चर को पढ़िएगा, बार बार इन चीजों को जानने की कोशिश करिएगा, हर एक चीज का मतलब समझने की कोशिश करिएगा, उसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करिएगा, एब्रिविएशंस में जो है लिखे गए हैं और वो काम क्या कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करिएगा। हमने कोशिश इसीलिए किया है कि आपको ये बताएं जो कि आप इर्द गिर्द जानते हैं, जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही नहीं आप जान रहे हैं। तो बारकोड रीडर क्या होता है, एमआईसीआर क्या होता है, ओएमआर क्या होता है, ओसीआर क्या होता है, तो एटलीस्ट हम लोग इन सब चीजों को जानते हैं। शीट आपको अवेलेबल हो रही है, आपके जो है उस पर पड़ी हुई है, आप जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। लेक्चर को जितनी बार आप देखेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।